हेलो दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है जिसमें हम पेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं। आज की इस क्लास में भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो उन्हें भी जाकर प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। मेरा नाम है आज़ाद। स्वागत है आप सभी का आज़ाद डिजिटल क्लास अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ऑप्शन है गोवा से कोच्चि, गोवा से दीव, दमन से गोवा और गोवा से मुंबई। राइट आंसर बताइए ज़रा, इसका क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम पश्चिमी तट की बात करते हैं तो पश्चिमी तटीय हमारा मैदानी भाग है उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? तो पश्चिमी तटीय मैदानी भाग की अगर बात करें, पश्चिमी तटीय मैदानी भाग, तटीय मैदानी भाग। अगर पश्चिमी तटीय मैदानी भाग की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कौन कौन से तट आ जाते हैं? सबसे पहला आ जाता है कच्छ और काठियावाड़ तट। सबसे पहला आ जाता है कच्छ और काठियावाड़ तट। ये बताना है आपको कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। इसके बाद दूसरा आ जाता है आपका कोंकण तट। तीसरा आपका आ जाता है कन्नड़ या इसी को हम कनारा तट भी कहते हैं, इसको कनारा तट भी कहा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और चौथा आपका आ जाएगा यहाँ से मालाबार तट। ये सारे पश्चिमी तटीय भाग हैं। मालाबार तट आपको बताना है कि इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। देखिए, अगर हम एक एक को लेकर चलें तो सबसे पहला दिया है हमारा कच्छ और काठियावाड़ तट। इसके अगर हम विस्तार की बात करें तो ये गुजरात में है। ये गुजरात के हिस्सों में इसका विस्तार है। कहाँ पर? गुजरात में। अगर हम कोंकण तट की बात करें तो कोंकण तट का विस्तार दमन से गोवा तक है। कहाँ से? दमन से गोवा तक है। दमन से गोवा। अगर हम कन्नड़ या कनारा तट की बात करें तो ये गोवा से शुरू होता है। गोवा से मंगलुरु तट तक। कहाँ तक? मंगलुरु तट। गोवा से मंगलुरु तट तक इसका विस्तार है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें मालाबार तट जो है, इसका विस्तार कहाँ से? तो मंगलुरु से। कहाँ से? मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। याद रहेगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को अब किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन हैं संघ सूची, समवर्ती सूची, यहाँ पे राज्य सूची है, राज्य सूची या फिर न्यायिक सूची। चलिए ज़रा आंसर कीजिए। चलिए आज आपको हम इसी क्लास में 42वें संविधान संशोधन को पूरा डिटेल में सही से समझ लेते हैं, जिससे इसको बाद में किसी दूसरी क्लास में आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, अगर हम 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें, 42nd संविधान संशोधन की अगर बात करें तो ये कब हुआ है? 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। अब इससे जुड़े आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं, जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसे क्या, सबसे पहला इसे क्या कहा जाता है? इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जिसे हम बोलते हैं क्या? लघु संविधान। क्या कहते हैं इसे? लघु संविधान। से लघु संविधान कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब ये 42वां संविधान संशोधन हुआ उस समय अगर बात करें तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रेसिडेंट कौन थे?
तो आपको भारत के प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है। कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद। अगर इसके अलावा अगर बात करें इस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर पीएम कौन थी? ठीक से आपको अंदाज़ा लग गया होगा, प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो इससे किन चीज़ों में चेंजमेंट हुई? तो सबसे पहला आपको याद रखना है, सबसे पहली चीज़ में क्या चेंज हुआ? तो सबसे पहला चेंज हुआ है यहाँ पे प्रस्तावना में थोड़े से कुछ शब्द जोड़े गए हैं। अगर हम प्रस्तावना की बात करें, प्रेम्बल, जिसे हम प्रेम्बल कहते हैं, अगर प्रस्तावना की बात करें तो इसमें 3 मुख्य शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था इसी संविधान संशोधन के जरिए, धर्मनिरपेक्ष, और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। अगर मैं समाजवादी शब्द कुछ बार इंग्लिश में भी याद रखिएगा इसको, समाजवादी को हम क्या? सोशलिस्ट कहते हैं, सोशलिस्ट। धर्मनिरपेक्ष को सेक्युलर कहा जाता है, सेक्युलर, और अखंडता को इंटेग्रिटी। तो याद रखना है ये 3 शब्द किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ये क्या किए गए थे? जोड़े गए। ये क्या किए गए थे? जोड़े गए थे। इसके अलावा प्रस्तावना के कुछ शब्दों को बदल किसी दूसरे रूप में भी बदला गया था। वो शब्द कौन से हैं? जैसे कि जो हमारा शब्द था राष्ट्र की एकता, यूनिटी ऑफ नेशन, क्या था? राष्ट्र की एकता को बदलकर क्या कर दिया गया? जो ये राष्ट्र की एकता शब्द था, तो राष्ट्र की एकता को बदलकर क्या किया गया? राष्ट्र की एकता को बदलकर क्या कर दिया गया? तो याद रखना है राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। एकता और अखंडता, याद रहेगा। राष्ट्र की एकता को बदलकर क्या कर दिया गया? राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा और भी कुछ चेंजमेंट हुए, जैसे कि इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। क्या जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। अब अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये किसमें दे रखा है? ये पूरा भाग दे रखा है, इसका भाग 4A। इसी को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और इस भाग 4A के अंदर केवल एक ही अनुच्छेद है। वो आपका अनुच्छेद कौन सा आ जाता है? बताइए ज़रा, कमेंट कीजिए। एक अनुच्छेद आता है इसके अंदर, आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A। अच्छा, अगर इस के अंदर बात करें तो इसमें हमारे मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A में, इसमें मौलिक कर्तव्य इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने जोड़े गए थे? तो याद रखना है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने? इसमें 10 जोड़े गए। तो याद रखना है मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में ज़रा बताइए, कमेंट कीजिए, कितने कर्तव्य जोड़े गए? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। और अगर 11वें मूल कर्तव्य की बात करें, जो हमारा ये 11वां मूल कर्तव्य है, इसको कब जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो 2002 में हुआ। कब? 2002 में। अच्छा, ये बता सकते हैं 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो क्या था?
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो कौन सा था, बताइए ज़रा। 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा कौन सा था जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा था। 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, शिक्षा का अवसर दिलाना या फिर प्रदान करना, शिक्षा का अवसर दिलाना, याद रहेगा। इसके अलावा अगर पूछ दिया जाए मौलिक कर्तव्य की जो प्रेरणा है इसे कहाँ से ली गई, तो याद रखना है आपको इसकी जो प्रेरणा है वो किस देश से ली गई। इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई, सोवियत संघ से। कहाँ से, सोवियत संघ से। कहाँ से ली गई, सोवियत संघ से, याद रहेगा, याद रहेगा। अच्छा और बता सकते हैं इसके अलावा और कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे, इसके अलावा और क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या जोड़ा गया ये बता सकते हैं आप। देखिए इसके अलावा जो भाग 4 था हमारा, भाग 4 जिसमें हमारा क्या दे रखे थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व यानी कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये जो DPSP में इसमें भी हमारे कुछ प्रमुख अनुच्छेद जोड़े गए थे इसी संविधान संशोधन के द्वारा। वो प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से जोड़े गए थे आपका, इसके द्वारा अनुच्छेद जोड़ा गया 42A, 43A और 48A। बता सकते हैं इन अनुच्छेदों में क्या है, ये जो अनुच्छेद जोड़े गए थे इन अनुच्छेदों में क्या दे रखा है। सबसे पहला अगर हम अनुच्छेद 42A की बात करें तो इसमें हमारा सामान्य न्याय, इसमें सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दे रखी है। क्या दिया है, निःशुल्क विधिक सहायता, याद रहेगा। अच्छा अगर हम बात करें अनुच्छेद आर्टिकल हमारा जो 43A जोड़ा गया था इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमारा उद्योगों के प्रबंधन, क्या, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, क्या दे रखा है, श्रमिकों की भागीदारी। इसके अलावा जो हमारा अनुच्छेद 48A है इसमें हमारा क्या दे रखा है, इसमें पर्यावरण, वन और वन्यजीव संरक्षण के बारे में बताया गया। क्या दे रखा है, पर्यावरण, वन और वन्यजीव संरक्षण। क्या बताया, पर्यावरण, वन और वन्यजीव संरक्षण। वन्यजीव संरक्षण। अच्छा इसी के द्वारा उनकी अगर हम बात करें तो और क्या क्या हुआ इसी संविधान के संशोधन के द्वारा वो भी साथ में देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और आपको इस क्वेश्चन का आंसर अगर बात करें तो ये क्वेश्चन जो हमारा दे रखा था 42वें संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को अब किस सूची में रखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में। किसमें, समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। 42वें संविधान संशोधन को थोड़ा और डिटेल में कर लेते हैं, देखते हैं ज़रा उसको थोड़ा और डिटेल में करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर 42वें संविधान संशोधन की बात करें इसी के द्वारा क्या किया गया था, इसी के द्वारा लोकसभा में, इसी के द्वारा क्या, लोकसभा
और राज्यसभा, इसी के द्वारा क्या किया गया था, लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल में परिवर्तन किया गया था। कार्यकाल तो याद रखना है, इस संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारा 42वें संविधान संशोधन हुआ, इसके द्वारा क्या किया गया था, लोकसभा और राज्यसभा का जो कार्यकाल था इसको क्या किया गया था, 5 वर्ष से बढ़ाकर क्या कर दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया गया था। 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 6 वर्ष। पाँच वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। अच्छा, वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा ये जो 6 वर्ष का कार्यकाल हुआ था लोकसभा और राज्यसभा का, इसको वापस 5 साल का कर दिया गया था, बता सकते हैं? तो अगर पूछा जाए किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा का कार्यकाल घटाया गया, तो याद रखना है किसके द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था। अच्छा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसका कार्यकाल फिर से कितना किया गया था, 5 वर्ष द्वारा फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष कर दिया गया, याद रहेगा। फिर से क्या कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन था उसी से पूछा गया था कि संविधान संशोधन द्वारा हमारा ये सारे काम हो रहे हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर हम बात करें इसमें जो हमारे कुछ ऐसे विषय थे जिनको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया था, उन टोटल विषय कितने थे, तो आपको एक और याद रखना है, इस संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारी स्टेट लिस्ट थी, जो हमारी राज्य सूची थी स्टेट लिस्ट, उससे क्या कर दिए गए, कुछ विषयों को उठाकर किस में कर दिया गया था, समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट में कर दिया गया था। किसमें, कंकरेंट लिस्ट में कर दिया गया था, याद रहेगा। राज्य सूची से उठाकर किसमें, समवर्ती सूची में कर दिया। और ऐसे कितने विषय थे हमारे, ऐसे कुल 5 विषय थे। कितने विषय थे, 5 विषय। अच्छा, वो 5 विषय बता सकते हैं आप कौन कौन से थे, वो 5 विषय बता सकते हैं कौन कौन से थे। देखिए, उन 5 विषयों की बात करें तो सबसे पहला विषय कौन सा था, शिक्षा। सबसे पहला विषय कौन सा है, शिक्षा। आपके क्वेश्चन का भी आंसर भी यही था, पूछा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को अब किस सूची में रखा गया, तो अब किस में रखा गया है, कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में रखा गया। दूसरा आपका विषय कौन सा था, वन था। तीसरा विषय था वन्यजीव और पक्षी संरक्षण। क्या था, वन्यजीव और पक्षी संरक्षण। चौथा विषय था बांट और विभाजन या फिर बांट और माप। क्या, बांट और माप। और लास्ट 5वां विषय जो था वो क्या था, न्याय प्रशासन का। न्याय प्रशासन और न्यायालयों को छोड़कर, और न्यायालयों का संगठन। लेकिन ये जो संगठन हुआ था न्यायालयों का, हमारा जो कोर्ट्स का, उसमें आपको याद रखना है कि संगठन किसका किसका हुआ था। तो न्यायालयों का संगठन हुआ, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय को छोड़कर, यानी कि इसमें जितने भी हमारे न्यायालयों का संगठन हुआ है वो सब हमारे जिला स्तर पर ही थे, उन्हीं का संगठन हुआ है। तो याद रखना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर। पढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। ऑप्शन है पाली, प्राकृत, हिंदी या फिर संस्कृत। अगर हम गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश बता सकते हैं आप कब से कब तक था, इसको भी पूरा कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम गुप्त वंश की बात करें, देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको साथ में करा देते हैं जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम भी नहीं।
तब तक आंसर कमेंट करते रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ऐसी क्लासेस देखने आपको लगातार मिलती रहें। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। देखिए, अगर हम गुप्त वंश की बात करें तो देखिए गुप्त वंश में क्या क्या आ जाएगा आपका। पहला, अगर हम गुप्त वंश की बात करते हैं, गुप्त वंश ये कब से कब तक था? ये 240 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक था। कब तक? 467 ईस्वी तक। 467 ईस्वी तक। अगर हम इसमें बात करें इस गुप्त वंश को, ये जो गुप्त वंश का जो समय था, इस समय को क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसका संस्थापक कौन था? इसकी गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? और गुप्त वंश में जो हमारी इसकी प्रमुख भाषा या फिर इनकी सरकारी भाषा या फिर राजकीय भाषा क्या थी? तो याद रखना है, इनकी राजकीय भाषा क्या थी। देखिए, अगर हम संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त थे। इसके अलावा अगर इनकी राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। और इनकी राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। अच्छा, गुप्त वंश के जितने शासक थे उनके बारे में डिटेल में करें या फिर आगे बढ़ते हैं? चलिए उसको भी साथ में डिटेल में कर लेते हैं, ताकि आपको कहीं से अलग से क्लास देखने की ज़रूरत न पड़े। देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं आपके श्रीगुप्त। सबका शासनकाल करते चलते हैं। सबसे पहले आएंगे आपके श्रीगुप्त। इनका शासनकाल कब से कब तक था? इनका शासनकाल था 240 से 280 ईस्वी तक। कब तक था? 240 से 280 ईस्वी तक। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। कौन सी? इनकी जो उपाधि थी वो कौन सी थी? महाराजा की। कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा। आपको गुप्त वंश में जितने भी शासक मिलेंगे उन्होंने उन सभी ने कोई ना कोई मुख्यतः उपाधि धारण की है, और उसमें महाराजा उपाधि सबसे ज़्यादा धारण की गई। अगर इनके बात करें तो श्रीगुप्त के बाद आ जाते हैं घटोत्कच। कौन? घटोत्कच। घटोत्कच का शासनकाल कब से कब तक था? इनका शासनकाल था 280 से 319 ईस्वी। 319 ईस्वी। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने भी कौन सी महाराजा की उपाधि धारण की? कौन सी उपाधि? महाराजा की उपाधि धारण की। इसके अलावा आ जाते हैं हमारे चंद्रगुप्त प्रथम। कौन आ जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम आ जाएंगे। और अगर हम चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था? तो इनका शासनकाल था 319 से 335 ईस्वी तक। अब इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी तक हमने देखा श्रीगुप्त और ये घटोत्कच ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा की। लेकिन अगर इनकी बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि इन्होंने कौन सी धारण की? महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसके अलावा इनसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था गुप्त वंश के। तो याद रखना है, इनकी जो इन्होंने ही विवाह किया था, इनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी।